गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों की। यह हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था संघवाद जहाँ पर केंद्र और राज्यों का अस्तित्व होता है और वह संविधान के द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे केंद्र और राज्यों में आपस में क्या संबंध हैं। इन संबंधों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है वैधानिक संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की, वैधानिक संबंधों की। केंद्र और राज्यों के अंदर जो शक्तियों का विभाजन है या दोनों का जो संबंध निर्धारित होता है वह 3 सूचियों के माध्यम से होता है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची या अनुवर्ती सूची। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है कि संघ सूची जो है जिसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 97 विषय हैं, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार, इसमें कौन से विषय आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो राष्ट्रीय महत्व के जैसे बैंक है, रेलवे है, डाक है, तार है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व की हैं। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी केंद्र सरकार को है। दूसरा, अगर मैं दूसरी सूची की बात करूं राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट 66 विषय हैं। इसमें 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ के दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो है थोड़ा सा सूचियों का जो सब्जेक्ट थे उनका विभाजन हुआ है। जैसे हमारे बुक्स के अंदर 97 सब्जेक्ट हैं, लेकिन वहाँ पर 100 हो गए हैं, 3 सब्जेक्ट और जोड़े गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, इसमें से 5 विषय निकाल दिए गए हैं और वो 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है हमारे राज्य विधानमंडल को होता है। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, पुलिस है, ये सारी चीज़ें जो है राज्य विधानमंडल के दायरे में आती हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को होता है। अब हम तीसरी बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब इक्वल। यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को जो है वो दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अगर इसी विषय पर जो है कानून केंद्र सरकार ने भी बनाया और राज्य सरकार ने भी बनाया। अब मान लीजिए जैसे शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। तो अगर केंद्र ने भी शिक्षा के ऊपर कानून बना दिया और राज्य ने भी बना दिया तो केंद्र सरकार का कानून जो है वो लागू होगा उस सीमा तक जहाँ तक कि वो राज्य सरकार से मेल खाता है। यानी कि राज्य सरकार अगर ज़्यादा कानून बना देती है और वो केंद्र सरकार का विरोध करता है, केंद्र सरकार के कानून का, तो वो कानून जो है वहाँ तक रद्द हो जाएगा। तो हमारी ये जो तीसरी अनुसूची है या जिसको हम अनुवर्ती सूची कह देते हैं, समवर्ती सूची कह देते हैं, इसके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी केंद्र सरकार को है। तो इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियों का अभिप्राय है कि ऐसी शक्तियाँ जो इन तीनों या ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों में कहीं भी नहीं आते, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों सूचियों में, ना संघ सूची में आते हैं, ना समवर्ती सूची में आते हैं, ना ही जो है राज्य सूची में आते हैं, वो विषय बच जाते हैं। तो उनके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को दे दिया गया है। इसमें बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि भारत भी संघ है, अमेरिका भी संघ है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि जो अमेरिका है वो राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया है और संघ का निर्माण किया है।
जबकि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में पहले केंद्र बना है, उसके बाद राज्यों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर संघात्मक तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं, जबकि अमेरिका के अंदर जो है वो शक्तियों का, जो अवशिष्ट शक्तियों का जो है कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी राज्य सरकारों को दिया गया है। ऐसा जो है डिफरेंस है दोनों की संघात्मक व्यवस्थाओं में। शक्तियों में केंद्र सरकार को जो है भारत के अंदर कानून बनाने का अधिकार है, जबकि अमेरिका के अंदर जो है वो राज्यों को दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी राज्य सूची है, इस राज्य सूची में अंकित विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है या नहीं बना सकती, तो उसकी शक्ति क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है कि राज्यसभा, ठीक है, अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई विषय जो राज्य विधानसभा के दायरे में है या राज्य सूची के अंदर है और वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो राज्यसभा के परिणाम स्वरूप यानी वो जो डिमांड करते हैं उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद के पास हो जाता है। अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि ये इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को है, तो वह विषय जो है संसद के पास चला जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपातकालीन व्यवस्था की, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल 352, 56 यानी कि 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में जो राज्यों के विषय हैं वो अगर एक राज्य के अंदर आपातकालीन स्थिति हो गई या पूरे देश के अंदर हो गई है, तो कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी केंद्रीय संसद के पास चला जाता है। उसके बाद है संवैधानिक मशीनरी असफल, वही बात आ गई कि आर्टिकल 352 के तहत जो है वो तो पूरे देश के अंदर हो गया, और 356 में अगर संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई एक राज्य में। अभी देखिए, कल ये कहा जा रहा है, जो हम वीडियो में या फिर हम टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, तो उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बंगाल के अंदर जो है काफ़ी हिंसा हो रही है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये अलग बात है केंद्र सरकार क्या डिसीज़न लेती है क्या नहीं लेती, लेकिन जो हम देख रहे हैं न्यूज़ में तो ऐसी मांग की जा रही है कि वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। तो ये ऐसे अगर हालात हो जाते हैं आर्टिकल 356 के तहत, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो वहाँ पर भी केंद्र के पास शक्ति चली जाती है राज्य विधानसभा की सूची पर कानून बनाने की। उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यों के अनुरोध पर, राज्यों के अनुरोध का अभिप्राय ये है कि कई बार राज्यों को भी ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अमृतसर बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर जो है वो हमारे भारत और पाकिस्तान की एक तरीके की सीमा है, लेकिन जो अमृतसर की अगर बात करें तो अमृतसर जो है पंजाब में है, तो पंजाब स्टेट को उसके ऊपर अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर हमारी जो सीमाएं हैं दूसरे देश यानी कि पाकिस्तान के साथ लगती हैं, तो अमृतसर या बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर की जो बात हम करते हैं वहाँ पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। तो अगर राज्य सरकार यानी कि पंजाब सरकार अनुरोध करती है सेंटर से कि वो अमृतसर के ऊपर कोई कानून बनाए या अमृतसर के उस प्लेस जहाँ से हमारी सीमाएं लगती हैं, अगर वो ऐसा होता है तो वहाँ पर भी जो कानून बनाने का अधिकार जो है वो हमारी राज्य सरकार के पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी कि दो देशों के बीच में, इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसा कि सिक्किम है, सिक्किम जो है हमारी जो स्टेट है ये भारत और चाइना इन दोनों के बॉर्डर पर है लगभग। तो अगर सिक्किम, हालांकि भारत का ये जो है एक राज्य है,
लेकिन अगर इससे संबंधित यानी कि सिक्किम के अंदर जो है कोई हलचल हो रही है या कोई ऐसा कानून बना है जो भारत और चाइना के बीच का है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डोकलाम एक जगह है भारत और चीन के बीच में, तो चीन उसके ऊपर कहता है कि मेरा जो है हक है। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते बन जाते हैं उसको लागू करने के लिए भी हमारी जो है राज्य सरकार, यानी उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिक्किम को नहीं है, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार या उस समझौतों को लागू करने के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या हमारी केंद्र सरकार जो है वो उत्तरदायी हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी जो सूचियाँ हैं या ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर जो है दो राज्य हैं उनके ऊपर जो आपसी कोई विवाद है, या फिर यूँ कहें कि नए राष्ट्रों का जो है हमें गठन कर नए राज्यों का जो है हमें बनाना है उनको, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये जो शक्ति है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रदान की गई है, यानी कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव का अर्थ या प्रशासन का अर्थ होता है जो कानून बन गए उनको लागू करना, लेकिन क्या है कि ये जो प्रशासनिक शक्तियां हैं अगर मैं इनके विभाजन की बात करूं तो यहाँ पर भी हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। हालांकि राज्य सरकारों को शक्तियाँ दी गई हैं लेकिन उनके ऊपर जो है नियंत्रण वो भी केंद्र सरकार का होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करेगा कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो सके। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी जो है वो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग उसको इस तरीके से करना चाहिए कि जिसमें संघ की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए हमारी जो केंद्रीय संपत्ति है वो राज्यों के अंदर है, जैसे रेलगाड़ियाँ हैं वो चलती हैं तो वो राज्यों के अंदर ही चलती हैं, लेकिन इसके ऊपर नियंत्रण किसका है, केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार अगर ऐसा महसूस करती है कि किसी राज्य में उसकी यानी कि केंद्रीय जो संपत्ति है वो सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस को जो है भेज सकती है। इसके अलावा जो अगली बात है वो वही है, राष्ट्रपति युद्ध बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो है आपातकालीन घोषणा लागू कर देता है तो वहाँ पर जो हमारी शक्तियाँ जो हैं सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा अगर सूचना मिलती है कि राज्य का शासन जो है सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा तो वहाँ पर भी जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है राज्यपालों को नियुक्त करता है, तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व यानी कि केंद्रीय या संघीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यों के अंदर। तो सामान्य हालात में तो क्या है कि वे जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यपाल की सहमति से परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा तो राष्ट्रपति को जो है सूचना दे सकता है। इस तरीके से फिर उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो फिर हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास चला जाता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के मध्य बहने वाली नदियों के पानी का विवाद है, जैसे कि आपको बताया मैं SYL सतलुज यमुना लिंक का अभिप्राय है कि ये पंजाब से निकलती है, हरियाणा से बहते हुए यह दिल्ली की तरफ जाती है। तो इस नदी के जल का विवाद जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन उसका फैसला क्या हुआ क्योंकि केंद्र सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन अभी तक भी इसका कोई सही समाधान, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन ठीक दिया है, लेकिन जो इनको लागू करने की इच्छा की बात है वो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर, तो ये सही ढंग से अभी भी समझौता लागू नहीं हो पाया। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ सरकार को दिया गया है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है
कि राज्य के अंदर अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको हम डीसी, एसडीएम या हमारे आईएएस अधिकारियों की बात करते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन ये कर्मचारी जो है कार्य राज्यों में करते हैं। तो इन कर्मचारियों के माध्यम से भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्यों पर नियंत्रण रखती है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, अभी तक जो बता रही थी कि मैं आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा ठीक है, संघीय सरकार की ओर से जो है कुछ जो कर्मचारी जैसे रेलवे, डाक तार के होते हैं, इनकी जो कर्मचारी हैं इनको इनकी नियुक्ति या फिर हम इनको कार्य करने का आदेश जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इन कानूनों को, जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, उनको लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। इसके अलावा ये भारत के अंदर जो है संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी एक हम यूँ कहें कि शक्तिशाली केंद्र, राज्यों को भी शक्तियाँ दी गई हैं लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसका कारण यही है कि देश जो है काफ़ी लंबे कटु अनुभव का देश ने सामना किया था। जब जब सेंटर कमज़ोर हुआ तब तब हम गुलाम हुए। तो इसी स्थिति को देखते हुए हमारे जो है केंद्र को मजबूत बनाया गया और केंद्र सरकार को जो है राज्य सरकारों पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गई। हालांकि राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार जो है वो राज्य सूची में है, राज्यों के अंदर जो कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अगर केंद्र सरकार को लगे कि कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वो है इसकी समीक्षा कर सकती है, जांच दल भेज सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे संबंध की, जिसको हम वित्तीय संबंध भी कहते हैं। वित्तीय क्षेत्र में केंद्र और राज्यों में जो है वित्तीय साधनों यानी कि पैसा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पैसे जो है बिना वित्त के कोई भी व्यवस्था जो है नहीं चल सकती। या मैं यूँ कहूँ कि ये जो वित्त है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन या यूँ कहें ब्लड के समान है। जिस प्रकार मानव का शरीर बिना ऑक्सीजन और ब्लड के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार किसी भी कार्य को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास पैसा ना हो। तो भारत की मैं अगर बात करूं तो केंद्र और राज्य अपने कार्यों को तभी सही ढंग से कर सकते हैं जब उनके पास पैसा हो। तो पैसा कहाँ से आए, इसके लिए जो है तीसरे संबंधों की हम वर्णन करेंगे। तीसरे संबंध जो है वित्तीय संबंध हैं, वो किस प्रकार हैं। हालांकि वित्तीय संबंधों का निर्धारण जो अंग्रेज़ सरकार जब यहाँ थी तो उन्होंने 1935 का एक अधिनियम बनाया था। उस अधिनियम के तहत जो है बंटवारा किया गया था। तो कानून के अनुसार हमें जो भारत के अंदर जो है दो सूचियां हैं, एक है आकस्मिक निधि, दूसरा है संचित निधि। संचित निधि से जो है जो खर्च होते हैं उसमें हमारे जो महान पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, इस तरीके से चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी को वेतन भत्ते जो हैं वो दिए जाते हैं। ये संचित निधि है, ये मतदान से बाहर है। दूसरी है आकस्मिक निधि, हमारी जो डेली रूटीन के यानी कि जो खर्चे होते हैं वो जो है आकस्मिक निधि से किए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ इन जो दोनों निधियों में है धन कहाँ से आएगा, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है जिसको हम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स या आयकर या फिर इसका मुख्य जो स्रोत हैं वो भारत सरकार के द्वारा लगाए गए कर हैं। तो कर जो लगाए गए हैं उनसे जो इनकम होती है उनका बंटवारा कैसे किया जाए, इसके लिए जो है वित्तीय जो हमारे संबंध हैं वो दिखाए गए हैं हमारे संविधान के अंदर, वो किस तरीके से कर एकत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कुछ ऐसे कर जिनको लगाती तो केंद्र सरकार है। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे कर जो केंद्रीय सरकार की ओर से लगाए जाते हैं और इकट्ठे किए जाते हैं, परंतु उनको जिनको इकट्ठा किया गया कर के माध्यम से जो पैसा आया है उनको जो है राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है। इसमें कौन कौन से कर हैं, कृषि वाली भूमि की आय को छोड़कर यानी कि कृषि से यानी फसलों से जो आय होती है उनको छोड़कर बाकी जो संपत्ति है उस पर उत्तराधिकार संबंधी कर, कृषि वाली भूमि की आय को छोड़कर शेष संपत्ति उस पर भू संपत्ति कर,
एक तो उत्तराधिकार वाला हो गया, दूसरा भू संपत्ति का हो गया। इसके अलावा रेलवे, समुद्र, वायु के माध्यम से आने जाने वाली वस्तुओं पर या यात्रियों पर जो है जो टैक्स लगाया जाता है, शेयर बाजार है, सट्टे हैं, इन सभी से जो इनकम होती है वो लगाई तो केंद्र सरकार के द्वारा जाती है, इकट्ठी भी की जाती है, लेकिन उसको राज्यों को सौंप दिया जाता है। दूसरा, संघीय करों में से कुछ कर ऐसे हैं जिनको लगाती तो संघीय सरकार है और परंतु उनको जो है एकत्र करने का अधिकार जो है वो राज्य सरकारों को दिया जाता है और फिर उनको खर्च भी जो है वो राज्य सरकारें ही करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संघीय करों में से कुछ कर ऐसे हैं, संघीय करों में से कुछ कर ऐसे हैं जो लगाए तो संघीय सरकार के द्वारा जाते हैं और इकट्ठे भी किए जाते हैं, परंतु उनको जो है केंद्र और राज्यों में जो है उनका बंटवारा कर दिया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अनुदान। अनुदान को ग्रांट बोलते हैं क्योंकि देखिए कोई भी राज्य अपने खर्चों को पूरा नहीं कर सकता, उनको जो है सेंटर से हेल्प लेनी ही पड़ती है। जैसे मैं आपको बंगाल का एग्जांपल दूँ, वहाँ पर पर्सन की जो है व्यवसाय है तो वहाँ पर जो अतिरिक्त अनुदान की ज़रूरत होती है, या पहले 370 के तहत जम्मू कश्मीर को होता था, तो ये अनुदान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय संकट की। वित्तीय संकट क्या, अगर राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 360 के तहत जो है एक आर्थिक स्थिति एक जो है देश की ख़राब हो गई हो या पैसे की कमी हो गई हो, साख व्यवस्था जो है ख़त्म हो रही हो, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकालीन लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं ऋण की। आपको पता है कि जो हमारे पास संसाधन होते हैं, कई बार मेरे एक्स्ट्रा खर्चे भी आ जाते हैं, तो उनको हम पूर्ति करने के लिए हमें ऋण भी लेना पड़ता है। तो राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार से ऋण भी ले सकती हैं, लेकिन इसमें विशेष बात जो है वो ये है कि राज्य सरकारें केवल भारत सरकार से ही ऋण ले सकती हैं, बाहर से यानी कि दूसरे देशों से वो है बिना भारत सरकार की परमिशन के ऋण नहीं ले सकती। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं वित्तीय आयोग। जब संविधान हमारा बना था तो उसके अंदर ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जी जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेंगे या उनको नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था, जो कि ये आयोग है ये राज्य और केंद्र के अंदर जो है उस अनुदान या जो ग्रांट्स दी जाती हैं उनका जो है सिफारिश करेगा, ये ऐसा वित्त आयोग। तो राष्ट्रपति ने जो है वित्त आयोग बनाए और अब तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों में वित्तीय शक्तियों का बंटवारा करते हैं। बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी एक बार रिवीजन करें ताकि फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।